हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दो कहानियों को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये दोनों कहानियां आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मम्मा, जब देखो दादी भैया का पक्ष लेकर मुझे नीचा दिखाती है। भले ही गलती भाई की हो, मुझे ही कसूरवार ठहरा देती है और आप और पापा भी चुपचाप देखते हैं, कुछ नहीं कहते। अब मैंने सोच ली कि मैं ही दादी को पलटकर जवाब देने लगूंगी, तभी उन्हें समझ आएगा। रिया ने मुंह बनाकर अपनी माँ सुधा से कहा, नहीं बेटा, ये बात नहीं, हम सब आप दोनों को बराबर मानते हैं। हमारी नजर में तो हमारे दोनों बच्चे बराबर हैं। हम आप और रोहन को एक ही नजर से देखते। सुधा रिया को समझाने का असफल प्रयास करने लगी। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप लोग एक ही नजर से हम दोनों को देखते तो दादी के कहने से मुझे भैया से कम अच्छे स्कूल में क्यों डालते? इसलिए ना क्योंकि मेरे स्कूल में फीस कम है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो ये सब ना समझ सकूं। रिया ने तमक कर जवाब दिया। चुप कर लड़की, दादी गुर्राई। यही लक्षण है तो ससुराल में जाकर थू थू करवाएगी। भैया की बराबरी करेगी। छोरी है, छोरी की तरह रहा कर, लड़का बनने की कोशिश ना कर। रिया अंदर ही अंदर घुटकर रह गई। अभी थोड़े दिन पहले ही नए घर की नेम प्लेट बनकर आई। पापा के साथ रोहन का नाम भी लिखा देखकर बोल उठी, मेरा नाम क्यों नहीं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? किसी के कुछ कहने से पहले ही दादी बोल उठी, अरे वो वारिस है इस घर का, तेरा क्या, तू पराया धन है, कल को दूसरे घर चली जाएगी। हमारा वंश तो उसी से चलेगा ना। लड़कियों का नाम ना लिखाया जाता हमारे यहाँ। इसी तरह दादी खाने पीने की चीजों में भी भेदभाव करती। कुछ अच्छा बनता तो पहले ही रोहन के लिए अलग निकाल कर रख लेती। रिया को कितना भी पसंद हो उसे नाप तोल कर। सुधा भी अम्मा जी के डर के मारे जबान न खोलती। दादी के इस पक्षपात भरे रवैये से रिया का दिल बहुत कचोटता। दादी ने पति के मरने के बाद महज को बड़े मुश्किल से पाला था, इसलिए महज उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। ना ही सुधा उनकी किसी बात को टाल सकती थी। दादी पुराने जमाने की तकियानुसी महिला थी। उनके हिसाब से घर में लड़कों की अहमियत लड़की से ज्यादा होती है। उसी माहौल में रिया बड़ी हुई। बीए करने के बाद रिया एमबीए करना चाहती थी। फिर दादी ने रोड़ा अटकाया। रोहन के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई में खर्च होगा, उसे कोचिंग में भेजना होगा। रिया को कौन पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना? अरे ठीक ठाक घर वर देकर ब्याह दो और गंगा नहाओ। ज्यादा पढ़ाकर कौन हमें नौकरी करवानी है? जल्द से जल्द अपने घर की ओर जाकर गृहस्थी संभाले। और भगवान ने जैसे दादी की सुन ली। रिया के लिए उसकी बुआ एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई। मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। पिता सुरेश जी बड़े सरकारी अफसर, एक छोटी बहन सना जिसकी शादी तय हो गई थी। मां नीरा जी पढ़ी लिखी हाउसवाइफ और दादी सीमा जी खुले विचारों वाला छोटा सा संभ्रांत परिवार। आलीशान गाड़ी, नौकर चाकर, कोई कमी नहीं। सुरेश जी ने रिया की सुंदरता और सौम्यता को सुनकर उसे अपनी बहू बनाने का निश्चय किया था। जल्दी ही रिया बहू बनकर ससुराल पहुंच गई। अपने घर की दकियानुसी माहौल देखकर रिया बहुत डरी हुई थी। कहीं ससुराल में भी वही भेदभाव होगा तो कुएं से निकलकर खाई में गिरने वाली कहावत सच न हो जाए। कहीं विनय की दादी भी उसकी दादी जैसी हुई तो उठते बैठे नसीहतों के पुलिंदे खोलेगी तो क्या होगा। ससुराल की पहली सुबह रिया को उठने में थोड़ी देर हुई। बस सकुचाई सी कमरे से बाहर निकली तो बरामदे में बैठी दादी पर नजर पड़ते रिया का दिल थक से हो गया। उसके कान दादी के व्यंग बाढ़ झेलने को तैयार हो रहे थे कि दादी ने बहुत प्यार और दुलार से उसे अपने पास बुलाया। पैर छूकर डरी सहमी सी रिया बोली, सॉरी दादी, आज उठने में देर हो गई, कल से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे बेटा, देर अभी तो दिन है, देर तक सोने के, फिर घर गृहस्थी के झंझटों में पड़ जाओगी तो कहाँ अपने मन से सोना मिलेगा। सना भी तो 10 बजे से पहले कहाँ उठती है। आओ हमारे साथ बैठकर चाय पियो। दादी ने रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। यही हाल सुरेश और नीरा जी का भी था। उन्होंने रिया को खुले दिल से अपनाया, अपनी बेटी से बढ़कर लाड़ प्यार बरसाया। रिया के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने घर के सामने लगी नेम प्लेट पर विनय के साथ अपना नाम भी देखा। और तो और सुरेश जी, नीरा जी ने तो यहाँ तक कहा कि रिया अगर चाहे तो एमबीए कर सकती है। और तो दादी और सना की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि रिया को लगता था काश उसकी दादी भी ऐसे ही उसे प्यार करती। रिया सोचती, एक दादी थी जो सोते जागते कभी कपड़ों तो कभी देर तक सोने, कभी मोबाइल में लगे रहने या किचन में माँ का हाथ न बटाने ताना देने से थकती न थी। भाई के तो 100 खून मापते। एक रिया ही थी जो उसके निशाने पे हमेशा रहती थी। दादी के इस पक्षपात रवैये से
रिया दादी के पास बैठने से भी कतराती। रिया को लग रहा था जैसे वह इस घर की बहू नहीं बेटी है। यहाँ ससुराल में उस पर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। रिया का मन करता था कि वह भी सब घर वालों को आगे से आगे बढ़कर ख्याल रखे, उनका मान सम्मान करेगी, किसी को शिकायत का मौका न देगी। भगवान ऐसी ससुराल हर लड़की को दो जहाँ बहू बेटी में कोई पक्षपात न किया जाता हो, दोनों एक ही आंख से देखा जाता हो। दोस्तों, एक दूसरी कहानी चलिए उसको भी सुन लेते हैं। प्रदीप देर शाम को ऑफिस से लौटा था। रसोई घर में खटर पटर की आवाज सुनाई दी। उसने झांका तो देखा कि उसकी माँ बर्तन मांज रही थी। माँ की उम्र हो चली है, वो घुटनों के दर्द से परेशान रहती है। जनवरी का महीना, मौसम बहुत ठंडा था, वातावरण में धुंध थी। इतनी ठंड महसूस हो रही थी कि उसके कान सुन्न हो रहे। वह चुपके से आगे बढ़ गया। अपने बैग को उसने कमरे में रखा और हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। उसने गीजर ऑन किया और फिर बेडरूम का जायजा लिया। उसकी पत्नी इंदु रजाई में बैठी टीवी देख रही थी। इंदु एक नंबर की नक चढ़ी, सुंदर और बेहद तेज मिजाज की थी। उसे देखते ही इंदु चहक उठी। अरे, आज तो आपने देर कर दी। उसने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखा और कपड़े बदलने लगा। इंदु ने पीछे से आकर उसके गले में बाहें डाल दी। पता है मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा। क्यों, ये भी कोई बात है? इंदु शर्माते हुए बोली। चलो चाय तो पिलाओ, बहुत ठंड। अरे, काम वाली 15 दिन की छुट्टी मांगकर गाँव चली, उससे ये काम धाम नहीं होगा, आपको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। माँ कहाँ है? प्रदीप ने गंभीर स्वर में पूछा। पता नहीं, इंदु कंधे उचकाए। मुझसे उनकी बातचीत ज्यादा नहीं होती है, मेरे बस का नहीं उनकी फालतू बातें सुनना। प्रदीप सोच में डूब गया। चलो ये तो बहू है, पर माँ का बेटा भी कहाँ उसका हो गया। पिताजी को गुजरे 20 साल हो गए। माँ हमेशा से चुपचाप सारे दुखों को खुद समेटे कर खामोशी से जी रही है। 10 साल का था पिताजी की मृत्यु हुई, पर माँ ने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। 25 बीघे जमीन की खेती अकेले संभाल ली थी। इस बात को उसके चाचा और ताऊ जी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। एक औरत उनकी बराबरी कैसे कर सकती, जिसकी जुबान भी कभी उनके सामने नहीं खुलती। उन्होंने माँ को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर माँ ने अपने आप को बेहद मजबूती से अपने बेटे के लिए खड़ा कर दिया था। माँ कभी भी उससे इंदु की शिकायत नहीं करती, क्योंकि वो इंदु के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित है। जब वह कुछ पूछता तो मुस्कुरा देती। आज जब वो कामयाब है तो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता। इंदु को समझाने का मतलब पत्थर पर सिर मारना है। वह रसोई घर में आया। माँ चाय चढ़ा चुकी थी। उसके लिए पीने का पानी गर्म कर दिया। उसने खामोशी से पानी पिया, पर आज माँ का हाल चाल नहीं पूछा। वह तेजी से चिल्लाया, इंदु जल्दी से बाहर आओ। इंदु झुल्लाते हुए बाहर आकर खड़ी हो गई। ये बुढ़िया मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करना चाहती, प्रदीप ने चिल्लाकर कहा। इंदु आश्चर्य से उसे देखने लगी। क्या हुआ? माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। अभी बाहर पड़ोस वाली काकी कह रही थी कि प्रदीप, तुमने तो अपनी माँ को नौकरानी बनाकर रख दिया। अभी आज ही काम वाली गई और देखो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई कि प्रदीप की माँ नौकरानी है। इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि चलो अलग रहेंगे, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो। माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कोई सफाई नहीं दी, चुपचाप भारी कदमों से अपने कमरे में चली गई। प्रदीप ने इंदु को कहा, जाकर जल्दी से खाना बनाओ, इस बुढ़िया से कोई काम मत करवाना। इंदु ने मन मारकर जैसे तैसे सब्जी रोटी बनाई और अपना और प्रदीप का खाना कमरे में ले आई। माँ को दिया तुमने खाना? बनाकर रख दिया, अपने आप ले लेंगी, तुम इतनी चिंता मत करो, अलग रहने पर विचार करो। इंदु, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी जमीन जायदाद घर सब कुछ है, सब कुछ माँ के नाम पे है। तुमने अगर यहाँ से अलग होने की बात की तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। पर वो तुमसे बेहद प्यार करती है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तुम बेवकूफ हो इंदु, सारे रिश्तेदार ताक में रहते हैं, इसीलिए तुम कम से कम माँ के साथ अपने मतलब के लिए तो सही रहने का ढोंग कर सकती हो। इंदु लालची इसलिए चुप रहकर सोचने लगी। तुम खाना खाओ, मैं जरा अभी आया, माँ को खाना देकर आता हूँ। कहीं मोहल्ले में चुगली कर दी तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। वह रसोई घर में गया। उसने खाना गर्म किया, 2 रोटी और सब्जी प्लेट लगाई और माँ के कमरे में चला गया। माँ खाना बहुत कम खाती है, शरीर कमजोर है, आज तो मन भी टूट गया होगा। माँ बत्ती बुझाकर लेट गई। वो जानता था कि वो सोई नहीं बल्कि रो रही। आज उसे बहुत पीड़ा पहुंची है। उसने लाइट जलाई। माँ उठो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं बेटा, तुम लोग खाओ, मैं सोऊंगी। उसने प्लेट मेज पर रखी और माँ के पैरों में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ तुझे? मुझे माफ कर दो माँ, ठंड से बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारा बेटा बहुत बुरा है। काश इंदु माँ बेटे का रिश्ता समझ सकती, शायद तब समझेगी जब वह खुद माँ बनेगी। माँ, मेरी मजबूरी तुम समझोगी। मैं नहीं चाहता था कि इस उम्र में माँ को कोई अपशब्द पास पड़ोस में बदनाम करे। चलो उठो, खाना खाओ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उसने छटपट से निवाला तोड़कर माँ के मुंह में डाल दी।
मेरा बुद्धू बेटा माँ ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसका माथा चूम लिया। वो सोच रहा था कि माँ का प्यार, उसका साथ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और ईश्वर इसे मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखे। तो दोस्तों, ये दो कहानियां आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.